बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 26 है। आज हम चिक की डेवलपमेंट का जो हमने स्टेज स्टार्ट की थी उसकी लास्ट स्टेज को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन वो स्टेज है जिसमें हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम एक्टोडर्म। तो इस प्रोसेस में हमने इस स्टेज में इस पूरे प्रोसेस में जो हमें नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन पढ़नी है वो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे गैस्ट्रुला से। गैस्ट्रुला एम्ब्रियो को आप तब कहते हो जब गैस्ट्रुलेशन होती है, गैस्ट्रुलेशन की स्टेज अगर करती है, जिसमें हमने पीछे पढ़ा था, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेल्स की मूवमेंट और रीअरेंजमेंट से लेयर्स बनती हैं, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, जिनसे आगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एनोडर्म की फॉर्मेशन होती है। वो बॉडी वॉल्स आगे हमारे बाकी डिफरेंट सिस्टम्स, स्किन सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, नर्वस सिस्टम और हमारी बाकी जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। तो गैस्ट्रुला के डोर्सल सरफेस पे, डोर्सल सरफेस मीन्स कि जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ से प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म जो है वो बनना शुरू होती है ओवर द नोटोकॉर्ड, जो कि बैंड की फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ आएगा जो कि बैंड की फॉर्म में होगी। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होगी, किससे बनेगी, एक्टोडर्म से बनेगी, किस पर बनेगी, नोटोकॉर्ड पर बनेगी, और किस फॉर्म में होगी, बैंड की फॉर्म में होगी। अब ये न्यूरोलेशन के प्रोसेस के दौरान जो कि हमने कहा भी, जैसे कि इसके जो स्टेप्स हैं या इस न्यूरोलेशन के प्रोसेस के दौरान जो डिफरेंट स्टेजेस अकर करनी है, उसमें सबसे पहली जो चीज़ बनेगी एक्टोडर्म से वो न्यूरल प्लेट बनेगी। उस प्लेट के बाद ग्रूव की फॉर्मेशन होनी है, देन फोल्ड्स, ट्यूब और नर्वस सिस्टम। फाइनल जो है वो नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। जब प्लेट से ग्रूव बनती है तो वहाँ पे फोल्ड्स की भी अपीयरेंस होती है, जैसे कि आपके सामने ये इमेज शेयर की गई है। एक्टोडर्म के ऊपर आप देख सकते हैं इसकी एक जो कहने की सरफेस एक्टोडर्म है, यहाँ पर प्लेट की फॉर्मेशन हो रही है। इसी प्लेट से आगे एक नाली की तरह का स्ट्रक्चर यानी कि ग्रूव बनेगा। ग्रूव के किनारों को हम फोल्ड का नाम देते हैं। ये फोल्ड कन्वर्ज होता है, यानी कि एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। जहाँ भी ये ज्वाइन करेंगे उनकी अटैचमेंट से वहाँ पे ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, और ट्यूब के दोनों साइड्स पे पोर्स प्रेजेंट होंगे, ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, जिनको न्यूरोपोर्स कहते हैं, जो बाद में बंद हो जाएंगी। और उसके बाद प्रॉपरली इनसे आगे नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होनी है। तो ये था एक तरह का ओवरव्यू। अब एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं कि ये बनेंगे कैसे। सबसे पहले न्यूरल प्लेट कैसे बनता है। जैसे ही गैस्ट्रुला इलोंगेट होगा, बैंड जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट है एक्टोडर्म पर या एक्टोडर्म में, वो बैंड थिक होना शुरू होगा। उसकी थिकनेस से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम न्यूरल प्लेट कहते हैं। अभी न्यूरल प्लेट किस एम्ब्रियो में बन रहा है, 18 आवर्स का। जब चिक का एम्ब्रियो 18 आवर्स का होता है तो न्यूरल प्लेट जो है वो एक्टोडर्म में नज़र आना शुरू होती है एज अ थिकंड एरिया, एज अ फ्लैट थिकंड एरिया। उसके बाद सेकेंडली क्या बनेगा, ग्रूव। 21 से 22 आवर्स में एम्ब्रियो जब 21 से 22 आवर्स में पहुँचे तो वहाँ पे प्लेट से आगे ग्रूव बनना शुरू होता है। ग्रूव किसे हमने कहा था, नाली के स्ट्रक्चर को, नाली को। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी। लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग क्या है, एम्ब्रियो में लेंथ वाइज यानी कि अलोंग द लेंथ एक फोल्डिंग प्रोड्यूस होगी। इस फोल्डिंग को हम ग्रूव कहते हैं। ये बनती कहाँ पे है, एम्ब्रियो के मिड डोर्सल रीजन में बनेगी। ग्रूव का जो एंटीरियर एंड होगा वो वाइडेस्ट होता है, जो आगे जाके ब्रेन की फॉर्मेशन करता है, जबकि पोस्टीरियर एंड जो है वो, और पोस्टीरियर और जो बाकी का हिस्सा होगा वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ये आप कह रहे हो कि यहाँ पे इस तरह से एक्टोडर्म प्रेजेंट है। एक्टोडर्म में यहाँ पे मिड पोर्शन से यहाँ पे प्लेट की फॉर्मेशन है। ये वाला पोर्शन जो है ये प्लेट बना रहा है। ठीक है, अब ये जो प्लेट, फॉर एग्जांपल ये जो प्लेट बनी है ये मिड पोर्शन से थोड़ी, आप इस तरह से कह सकते हैं कि मिड पोर्शन से ये जब थिकनिंग होती है तो मिड लाइन पे फोल्डिंग बनना शुरू होती है। ये फोल्डिंग कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जो फोल्डिंग यहाँ पे बन रही है, ये फोल्डिंग प्रॉपरली इस तरह से एक नाली के स्ट्रक्चर में चेंज होती है, जिसको हम ग्रूव का नाम देते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये ग्रूव है, दिस इज़ द ग्रूव। अब यहाँ पे ये जो आपको फोल्ड्स नजर या किनारे नज़र आ रहे हैं, इनको हम न्यूरल फोल्ड्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो आपको ग्रूव पे किनारे नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये फोल्ड्स है। अब यहाँ पे न्यूरल ग्रूव का एंटीरियर एंड की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास न्यूरल ग्रूव है, अगर आप इसको एक्सटेंड की बात करें, यानी कि अगर ये एक्सटेंड हो जाए तो इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो वाइडेस्ट होता है। इस एंड से आगे जाके ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, जबकि बाकी का पोर्शन ये एंटीरियर एंड है,
ये पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर एंड जो है, जो कि वाइडेस्ट है, वो क्या चीज़ बनाएगा, वो ब्रेन बनाएगा। जबकि पोस्टीरियर एंड और बाकी का जो पोर्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट चीज़ क्या यहाँ पे बनेगी, नेक्स्ट स्टेज क्या है इसमें, नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यूरल फोल्ड्स। जैसे कि आपको बताया यहाँ पे ये इस तरह से जो ये ग्रूव बनेगा, इसके जो किनारे हैं, ये जो किनारे इनको हम फोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, ग्रूव्स की दोनों किनारे जो इनको फोल्ड्स कहते हैं। 24 आवर्स के एम्ब्रियो के अंदर जो न्यूरल प्लेट की फोल्डिंग होती है वो क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाती है। इस स्टेज पे जहाँ पे प्लेट, न्यूरल ग्रूव्स और फोल्ड्स प्रॉपर्ली नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर्ली विजिबल हैं प्लेट्स, उस स्टेज पे आप एम्ब्रियो को न्यूरोला का नाम देते हो। ठीक है, न्यूरल प्लेट सिंक होना शुरू हो जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ वो बैठना शुरू हो जाती है। और जो फोल्ड्स हैं, ये जो फोल्ड्स हैं ये आपस में टूवर्ड्स ईच अदर ये मूव करना शुरू होंगे, कन्वर्ज होना शुरू होंगे। जब ये टूवर्ड्स वन एंड अदर जब ये फोल्ड होंगे या कन्वर्ज होंगे तो ये यहाँ पे मिड डॉर्सल लाइन पे मिल जाते हैं, यानी कि कुछ सम हाउ लाइक दिस ये मिल जाते हैं, जहाँ से ये ग्रूव और इसके ऊपर यहाँ पे ट्यूब का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब ये न्यूरल प्लेट जब नीचे बैठना शुरू हो जाएगी और जो फोल्ड्स हैं ये एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, ग्रो करना शुरू करेंगे। ग्रो का मतलब यहाँ पर आप क्या लोगे कि यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स तो डिवाइड होंगे, नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होने की वजह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। तो जैसे जैसे फोल्ड्स में नंबर ऑफ सेल्स डिवीजन की वजह से इंक्रीज होंगे, फोल्ड्स टूवर्ड्स वन एंड अदर ग्रो करना शुरू करेगी, यानी कि कन्वर्ज होगी, जैसे जिसकी वजह से ये मिड लाइन में जाके मीट करती है, यानी कि फ्यूज हो जाएंगी। जैसे ये फ्यूज होती है तो ग्रूव जो है वो ट्यूब में चेंज हो जाती है। ठीक है, और ट्यूब के दोनों एंड्स, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, एक ये ट्यूब है। ठीक है, ये मैंने एक ट्यूब बनाई है जिसको ये न्यूरल ग्रूव जो ये न्यूरल ट्यूब में चेंज हुई है। अब इसका दोनों एंड, एक एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर एंड, दोनों एंड्स जो हैं इनमें छोटी छोटी सी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम एंटीरियर एंड में जो ओपनिंग है उसको हम एंटीरियर न्यूरोपोर्स कहेंगे, जो पोस्टीरियर एंड पे ओपनिंग्स हैं उनको हम पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स कहेंगे। या कहने कि एंटीरियर और जो पोस्टीरियर एंड्स पे ओपनिंग्स हैं उनको हम न्यूरोपोर्स कहते हैं। ये ओपनिंग्स कुछ देर के बाद क्लोज हो जाती हैं, कहने के बंद हो जाती हैं। आफ्टर दैट नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होगी जब कैविटी बन जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। ये कैविटी क्या चीज़ है, ये वो कैविटी है जो हमारे नर्वस सिस्टम में या जो चिक के नर्वस सिस्टम में इनक्लोज्ड होगी। इस कैविटी को हम कहते हैं न्यूरोसील। सेकंड, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, न्यूरोसील कैविटी को कहते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 17 में ब्रेन में हमने पढ़ा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है बोथ आर होलो ऑर्गन्स है। होलो क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने कहा था कैविटीज़ है। ब्रेन के अंदर हमने कहा था कि वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, हमने स्पाइनल कॉर्ड का हमने कहा था कि उसके अंदर सेंट्रल केनाल प्रेजेंट होता है। तो ये जो कैविटीज़ हैं, ये जो उसमें आप होलो ऑर्गन कहते हो, बेसिकली न्यूरोसील की फॉर्मेशन की वजह से कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन कैविटी बनने के बाद होगी। ये कैविटी कहाँ पे बन रही है, नर्वस सिस्टम के अंदर इनक्लोज्ड होती है। ये कैविटी ही है जिसकी वजह से हम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को हॉलो कंसिडर करते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो ये 4 to 5 स्टेप्स का होता है। इस पूरे प्रोसेस को आप न्यूरोलेशन कहते हो। ठीक है, एक बार इसको डायग्रामेटिक वे में देख लेते हैं। नोटोकॉर्ड कहाँ पे बनती है, एक्टोडम के नीचे। ठीक है, नोटोकॉर्ड एक्टोडम वाले पोर्शन में बनती है। तो एक्टोडम में नोटोकॉर्ड के ऊपर बैंड की फॉर्म में न्यूरल एक्टोडम प्रेजेंट होती है। किस साइड पे, गैस्ट्रुला के डॉर्सल सरफेस पे। ये जो बैंड की फॉर्म में आप कह लो कि न्यूरल एक्टोडम प्रेजेंट है, इससे बनना है पहले न्यूरल प्लेट। इस प्लेट से आगे बनेगा न्यूरल ग्रूव के किनारे को हम कहेंगे न्यूरल फोल्ड। ये फोल्ड्स जो है जब ये मीट करते हैं, ग्रो करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो इनके मिलने से, इनके फ्यूज़ होने की वजह से न्यूरल ग्रूव जो कि इस पोर्शन में बेसिकली बनती है, ये चेंज हो जाएगी न्यूरल ट्यूब में, जिसकी दोनों साइड्स पे ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगे। और न्यूरल क्रस्ट जो है ये न्यूरल फोर्स के सेल्स की वजह से ही बनती है। तो इसके रिजल्ट में फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगा दैट विल बी द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट में साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है उसका रोल डिस्कस करना है हमने। साइटोप्लाज्म की रोल में हम सबसे पहली टर्मिनोलॉजी देखते हैं, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। मॉर्फोजेनेटिक मतलब शेप या फॉर्म या स्ट्रक्चर के लिहाज से आप जिसको कहते हो। डिटर्मिनेंट्स हम केमिकल्स कहेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होंगे। मतलब वो केमिकल्स जो
एक सेल की मॉर्फोलॉजी को डिटर्मिन करते हैं उनको हम मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स बेसिकली सेल की डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ब्लास्टोमेर्स में। जब एक सेल के अंदर सेग्रीगेशन होती है, यानी कि जब एक सेल में ड्यूरिंग क्लीवेज सेग्रीगेशन होती है, सेल सेपरेट होते हैं, तो जब वो ब्लास्टोमेर बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं या बॉल ऑफ सेल्स बनते हैं, वो जैसे जैसे एक जाइगोट से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, तो एक मखसूस स्टेज ऐसी आती है, एक स्पेसिफिक ऐसी स्टेज आती है कि जहाँ पे जाके सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स या जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो सेम नहीं रहते। स्टार्टिंग या अर्ली स्टेजेस में साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स या जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हर सेल के पास इक्वली जाते हैं। लेकिन जब सेग्रीगेशन होती है या बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं तो ये मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो अनइक्वली, आप कह सकते हैं कि अनइक्वली डिवाइड हो जाते हैं सेल्स में, इनकी कॉपीज़ नहीं होती। साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की इन कहने के मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स की कॉपी नहीं होती, ये लिमिटेड मिकदार में होंगे, लिमिटेड अमाउंट में होंगे, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं सेल्स में जब सेग्रीगेशन होती है या जब बहुत ज़्यादा मिकदार में सेल्स बनते हैं। अब एक सेल की जब आप एक सेल के स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हो तो हम कहते हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर जीन्स। तो जैसे कि हम अपना बेसिक पॉइंट ये हमेशा याद रखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है बेसिकली जो जीन्स हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। ये पॉइंट आपको पहले भी पता है कि एक ऑर्गेनिज्म के जो करैक्टर्स हैं वो करैक्टर्स जीन्स की वजह से नज़र आते हैं। तो यहाँ पे हमने डेवलपमेंट में उसी पॉइंट को क्लियर करना है कि डेवलपमेंट में ये एक इंडिविजुअल के जो करैक्टर्स हैं उनमें मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस, क्योंकि जीन्स तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक आपको एक एग फर्टिलाइज्ड एग दिया गया है जिसको आप बेसिकली जाइगोट ही कहोगे, एस्केडियन का। एस्केडियन मेरीन एनिमल है, लोअर कॉर्डेट्स में आता है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि 4 डिफरेंट कलर्स के साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स यानी कि मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट ब्लास्टोमेर्स में सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ ये एक सेल है, ठीक है, मैं इसमें कह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक क्लियर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एक ग्रे वेजिटेबल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एक येलो का है और एक ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म है। अगर हम इस सेल को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल किसी भी पॉइंट से किसी भी एंगल से डिवाइड होता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगले नेक्स्ट सेल जो बन रहे हैं उनके अंदर ये सेम क्वांटिटी में जाए। यहाँ आपके पास अगर हम कह सकते हैं कि एक सेल है जिसके अंदर आपके पास ये ए, बी और ये सी, आप अगर इसको एक प्लेन से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो नेक्स्ट 2 सेल्स जाएंगे आपके पास उनमें ये मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स की क्वांटिटी सेम जाएगी। बट जस्ट सपोज अगर आपके पास जो डिवीजन हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है कि एक सेल के अंदर आपके पास ए वाला जो पोर्शन है ये वाला साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स के हैं जबकि बाकी के अंदर बी और सी गए हैं, या आपके पास जो 3 से 4 सेल्स बन रहे हैं सबके अंदर मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स डिफरेंट हैं, तो इट मीन्स के ये डिटर्मिनेंट्स सिर्फ उन जीन्स को एक्टिव करवाएंगे जिन जीन्स ने अपना वर्क करना है, करैक्टर एक्सप्रेस करना है। सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल सब सेल्स के अंदर सेम होता है, ठीक है, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स या जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो जस्ट सपोज कि आपके पास एक सेल है उसके अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल सारा है, जीन्स सारे सेल्स के पास इक्वली है, लेकिन जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट है वो ए का है तो ये सिर्फ उसी जीन को एक्टिव करेगा जिसने उस करैक्टर को एक्सप्रेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट जो है इसने आर्म्स की फॉर्मेशन करवानी है तो ये उन्हीं जीन्स को एक्टिव करवाएगा, स्विच ऑन करवाएगा जिनसे आर्म्स बन सकते हैं। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल कि जो बी है ये बोन्स की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो ये सेल जो है ये इस सेल के जो ये मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं ये इस सेल में सिर्फ उन्हीं जीन्स को स्विच ऑन करवाएगा जिनसे बोन्स बनने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेल के अंदर सिर्फ स्किन के सेल्स मौजूद हैं, बाकी उस स्किन के जीन्स मौजूद हैं या स्किन के मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं, तो इन डिटर्मिनेंट्स की वजह से सिर्फ स्किन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स के जीन्स एक्टिव होंगे, स्विच ऑन होंगे, बाकी जीन्स जो है वो एक्टिव नहीं होंगे। तो इसी तरह से फर्टिलाइज्ड एग में यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट दिया गया है कि एक सेल में अगर क्लियर साइटोप्लाज्म है तो वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, वो लार्वल की एपिडर्मिस बनाएगा। एक सेल में येलो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है एज अ मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट, ये क्या चीज़ बनाएगा, ये मसल सेल्स बनाएगा। एक सेल के अंदर ग्रे वेजिटेरियल है तो इससे गट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी फॉर्मेशन होगी। एक सेल के अंदर ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म है तो ये नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बनाएगा।
तो ये साइटोप्लाज्म का रोल यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जीन्स को सिलेक्ट कर रहा है, ये जीन्स को सिलेक्ट कर रहा है, तो इसका यहाँ पे डेवलपमेंट में ये रोल है। ये एक इंडिविजुअल के करेक्टर्स नहीं बताता या उन करेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं करता, ये जीन्स को एक्सप्रेस नहीं करता, ये सिर्फ जीन्स की सिलेक्शन करता है। इसको हम रोल ऑफ न्यूक्लियस में भी इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। अब यहाँ से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, जैसे मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यू आपको बता सकता है कि क्लियर साइटोप्लाज्म से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। जो आपके पास यहाँ पे 4 डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स बताए गए हैं डिफरेंट कलर्स के, इन पे आपको एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए तैयार करेंगे। नेक्स्ट, रोल ऑफ न्यूक्लियस। प्रीवियस अगर हम कहने के व्यूज़ के हिसाब से बात करें तो ये कहा जाता था कि ज़्यादातर जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, उसमें कहा था कि ज़्यादातर जीन्स ही हैं जो इन सब्सटेंसेस को कहने के कंट्रोल करते हैं, जिनकी वजह से इनको साइटोप्लाज्म में इजीली कहने के आइडेंटिफाई किया जाता है। और पहला व्यू यही था, ओल्ड व्यू यही कहा जाता था कि साइटोप्लाज्म खुद इनकी प्रोडक्शन करवाता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए तो उसमें ये पॉइंट क्लियर हुआ कि न्यूक्लियस खुद जो है इन मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स की या जो ये डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं इनकी प्रोडक्शन करवाता है। या बहुत कम केसेस में ऐसा हो सकता है कि उसका इमीडिएट नेबरहुड जो है वो इन सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन करवाए। अब ये इमीडिएट नेबरहुड क्या है, ये नेबरहुड जो है ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द केसेस यही समझा जाता था कि साइटोप्लाज्म खुद इन सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन करवाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एक पॉइंट क्लियर हुआ कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि न्यूक्लियस बनाते हैं, कुछ केसेस में अगर न्यूक्लियस ना बना सके तो वहाँ पे फिर साइटोप्लाज्म बनाता है। अब इस पॉइंट को क्लियर आउट करने के लिए या न्यूक्लियस का डेवलपमेंट में क्या रोल है उसको क्लियर आउट करने के लिए यहाँ पे ग्रीन एल्गी को डिस्कस किया गया है, दैट इज़ एसिटाब्युलेरिया। ये एक मेरीन ग्रीन एल्गी है। अब आपकी बुक पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये मल्टी सेलुलर है, बट ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट प्लांट सेल कंसिडर किया जाता है, या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बट क्योंकि आपकी बुक में मल्टी सेलुलर लिखा है इसलिए आप मल्टी सेलुलर मेंशन करोगे अपने पेपर में, अपने टेस्ट में। लेकिन बेटा बुक पे ये चीज़ मेंशन करने के लिए यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है इसलिए यूनिसेलुलर है। न्यूक्लियस इसके अंदर एक ही होता है। बॉडी कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये इसके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग स्टाक होती है और अम्ब्रेला शेप्ड कैप होती है, यानी कि ये इसकी स्टाक है, दिस इज स्टाक। सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने के लिए इसके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट है, जहाँ पे बेस में साथ इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे एक अम्ब्रेला शेप्ड इसकी कैप है। ठीक है, ये एसिटाब्युलेरिया जो सेंटीमीटर आप कहने के 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इतना मतलब आप कह सकते हो कि इसकी लेंथ या हाइट इतनी होती है कि हम इसको आसानी से देख सकते हैं। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, बेस में, दैट विल बी राइजोइड्स। ये इसकी राइजोइड, ये इसकी स्टाक और ये इसकी कैप। एसिटाब्युलेरिया कैप की शेप के लिहाज से या कैप की शेप की बेस पे इसकी 2 स्पीशीज़ आती हैं, एक है एसिटाब्युलेरिया मेडिटेरेनिया और दूसरी एसिटाब्युलेरिया क्रेन्युलेटा। वो एसिटाब्युलेरिया की स्पीशीज जिसमें रेगुलर शेप्ड कैप प्रेजेंट होती है उसको हम मेडिटेरेनिया कहते हैं, और जिसके अंदर इरेगुलर शेप्ड होगी यानी कि इस तरह से समहाउ शेप होगी, दैट विल बी एसिटाब्युलेरिया क्रेन्युलेटा। अब इस पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक्सपेरिमेंट किया था हैमरलिंग ने। हैमरलिंग के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि एसिटाब्युलेरिया के कैप को अगर हम रिमूव करते हैं तो ये स्पीशीज जो है अपनी कैप को खुद रीजनरेट कर सकती है। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि उसने एक स्पीशी के स्टाक को कट करके दूसरी स्पीशी की स्टाक के साथ राइजोइड के साथ दूसरी स्पीशी एक स्पीशी के राइजोइड को दूसरी स्पीशी के राइजोइड के साथ ग्राफ्टिंग की थी। एसिटाब्युलेरिया मेडिटेरेनिया का राइजोइड कंटेनिंग पोर्शन जो जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको स्टाक से अलग करके एसिटाब्युलेरिया क्रेन्युलेटा के स्टाक के ऊपर राइजोइड्स के तौर पर उसको प्लेस किया था, और क्रेन्युलेटा के राइजोइड्स को न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोइड्स को रिमूव करके मेडिटेरेनिया के स्टाक के साथ ग्राफ्टिंग की थी। ठीक है, जिसके बाद उसने स्टाक्स के ऊपर से कैप्स रिमूव कर दी थी। जब कैप्स को रिमूव किया तो उसके रिजल्ट में स्टाक पे न्यू कैप्स जो है वो रीजनरेट हुई थी। तो जो मेडिटेरेनिया में जहाँ पे उसने क्रेन्युलेटा के राइजोइड को अटैच किया था वहाँ पे क्रेन्युलेटा की कैप रीजनरेट हुई थी, और क्रेन्युलेटा पे जहाँ पे उसने मेडिटेरेनिया के राइजोइड्स को अटैच किया था या ग्राफ्टिंग की थी वहाँ पे मेडिटेरेनिया की कैप जो है वो रीजनरेट हुई थी। सो इट मीन्स कि न्यूक्लियस जो है जो कि राइजोइड के एल्गी की बेस पे प्रेजेंट है वो
कैप के स्ट्रक्चर को, कैप की शेप को डिटरमिन कर रहा है, जबकि स्टाक यानी कि जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है उसका किसी भी तरह का रोल नहीं यहाँ पे देखा गया कि एलजी की कैप में। जैसे कि हमने कहा ये इसकी स्टाक है, ठीक है, ये इसके राइजोइड्स हैं और ये इसका कैप, इसकी कैप है। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है? बेस पे, जहाँ पे राइजोइड्स हैं। बाकी का पोर्शन जो है उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होगी? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले किया गया वो किसने प्ले किया है? न्यूक्लियस ने, जबकि साइटोप्लाज्म की वजह से कैप का स्ट्रक्चर नहीं बना। कैप का स्ट्रक्चर या शेप जो है वो न्यूक्लियस की वजह से बना है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली डायग्रामेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ था कि जीन्स जो हैं वो किसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस होंगे? जोनसन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज होता है, तो जोनसन न्यूक्लियस होगा, करैक्टर्स या जीन्स भी वही एक्सप्रेस होंगे। साइटोप्लाज्म स्टाक में प्रेजेंट है, इसलिए उसका जीन्स की एक्सप्रेशन में कोई रोल नहीं हमने देखा। सो फ्रॉम ऑल द एक्सपेरिमेंट्स हम क्या कंक्लूड करते हैं कि दोनों जीन्स और साइटोप्लाज्म जो है वो डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं। किस तरह से? न्यूक्लियस का रोल क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी जीन्स मौजूद होते हैं, तो एक इंडिविजुअल के करैक्टर्स को डिटरमिन करने का काम जीन्स करते हैं, और जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है? न्यूक्लियस के अंदर। जबकि साइटोप्लाज्म क्या करेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिटर्मिनेंट्स या केमिकल्स जो मौजूद होंगे वो उन जीन्स को सिलेक्ट करेगा, उन जीन्स को स्विच ऑन करवाएगा, स्विच ऑफ करवाएगा, जिन केमिकल्स ने उन पर वर्किंग करनी है, जिन करैक्टर्स को अपीयर होना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली ग्राफ्टिंग के ज़रिए प्रूफ भी किया गया है कि जब आप ग्राफ्टिंग करते हो, जैसे यहाँ पे आप देख लें मेडिटेरियन की स्टाक है जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और कैनिडेटा की बेस ली गई जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जब आप इन दोनों को अटैच करते हो, ग्राफ्टिंग करते हो, तो यहाँ पर जो कैप बनेगी वो स्टाक की बेस पर नहीं बनेगी, वो कैप बन रही है न्यूक्लियस की बेस पे जो उनसे आपने राइजोइड्स अटैच किए थे, दैट इज़ कैनिडेटा कैप। ठीक है, आप चाहो तो इस डायग्राम को भी कर सकते हो, अगर आपको ये इजी लगे तो आप ये भी कर सकते हो। दोनों में पॉइंट्स सेम दिए हुए हैं, आप दोनों में से जोन सा भी इजीली स्केच आउट कर सकते हो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, उसको स्केच आउट कर लीजिए। ये था रोल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। चैप्टर 19 आपका कवर हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।